तो कैसे आप ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडो चाइना एंड पाक। ठीक है, तीनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी। उससे पहले थोड़ा जान लो कि इंडिया की जो पहचान है, यानी इंडिया, आयरन मैन मूवी तुमने बहुत देखी होगी, लेकिन इंडिया का जो आयरन मैन है हमारे, वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको गवर्नमेंट ने दिया ही हुआ है, टाइटल दे रखा आयरन मैन ऑफ इंडिया या फाउंडर ऑफ इंडिया, यूनिफायर ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने ही इंडिया को एक तरह से कह दो बनाया था। यूनिफाई करने का मतलब होता है सबको जोड़ा था। ठीक है, जितनी भी रियासतें थी, पता है, जो आप लोगों को सबको जोड़ा था। दूसरे थे हमारे वीपी मेनन, ये हमारे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट। तो ये भी पूछ लेते हैं एक आध नंबर का, तो आप ले सकते हो। ठीक है, मेनली थोड़ी सी स्टोरी हम चलते हैं पीछे से कि कोल्ड वॉर और हिस्ट्री वॉर के बारे में जान लेते हैं। कोल्ड वॉर आप जानते हो, दो कंट्री के बीच में चलते आ रहे हैं, बहुत सबसे लंबा वॉर, यूएसएसआर और यूएसए, सोवियत संघ, रूस और रशिया के बीच में चला। ठीक है, कब से कब तक? 1947 1991 के बीच में ये वॉर चलता रहा। ठीक है, कोल्ड वॉर के बारे में पता ही होगा। कोल्ड वॉर जब दो कोई भी कंट्री जो आमने सामने आके लड़ाई ना करे, बट लेकिन संभावना है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। ठीक है, इससे था कि ये अलाइड पावर थी, और जो आपकी विश्व शक्तियाँ थी, दोनों आपस में कभी भी लड़ने की उम्मीद थी। इससे मेरा टेंशन बनी गई। हिस्ट्री वॉर थी हमारी, दो वर्ल्ड वॉर थे, WW1, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ना चाइना भी इन्वॉल्व था, फर्स्ट के तो छोड़ दो, चाइना इन्वॉल्व था। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं अपना। और इससे पहले जान लो थोड़ा सा और ब्रीफ में जान लो कि तीनों जो हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तीनों की जो इंडिपेंडेंसी यानी स्वतंत्रता मिली है, लगभग एक ही टाइम पे मिली है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो लगभग सेम 1947, और चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था। तीनों लगभग सेम पे हुए। तीनों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो भी लगभग सेम, मतलब जो उनकी 5 ईयर प्लानिंग थी वो भी लगभग एक साथ ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, ईयर आप देख लेना, लगभग साथ में स्टार्ट हुई। ठीक है, लेकिन जो उनकी जो प्लानिंग थी, जैसे इंडिया ने जो इकॉनमी अपनाई वो तो मिक्स इकॉनमी, पाकिस्तान ने भी सेम अपनाई, चाइना ने अपनाई थोड़ी कमांड इकॉनमी। ठीक है, वो पहले जाते थे कि हम बिल्कुल ही अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही एकदम से एडवांस लेके जाएं। ठीक है, तो वही देखते हैं ऐसे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे बारी बारी से हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तैयार करी। तो देखो, नोट्स वाइज बनाया मैंने, स्टेप पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, वो तुम बुक से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं है तो हम शॉर्ट में यूज कराएंगे। तो भाई चाइना जो एस्टैब्लिश हुआ था, चाइना ने जब अपनी डेवलपमेंट स्टडी अपनाई थी वो 1949 में स्टार्ट कर दी थी। इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1949 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये जब जैसे हुआ तो ये डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लेके आ गए थे। चाइना का जो ऑफिशियल नेम क्या है? वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, पहला सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अब तो हट गया, अब तो इंडिया बन चुका है, पर अभी तक का सबसे ज़्यादा आबादी वाला एरिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, हम अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे तीसरे नंबर पे आता है चाइना। फर्स्ट नंबर रशिया, सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे रूस थोड़ी आता है, फर्स्ट नंबर पे कनाडा, नहीं कनाडा से दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे रशिया कह रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। पहले पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे ये है, थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो मैंड्रीन। 70% लोग चाइनीज जो मैंड्रीन लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, सबसे पुरानी सभ्यता इनकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी आफ्टर यूएसए के बाद सबसे बड़ी इकॉनमी इनकी है। ठीक है, ट्रिलियन हो गए अब तो। और यहाँ पे क्या होता है? 1 पार्टी रूल, यानी 1 गवर्नमेंट चलती है, CCP। ठीक है, ये तो कुछ चाइना के बारे में हमने जान लिया। अब हम चलते हैं कि इनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो माओ जेडोंग ने अपनाई थी, क्या डेवलपमेंट करेंगे किस तरीके से। ठीक है, उसको भी शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, नोट्स वाइज सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या था ग्रेट लीप फॉरवर्ड? ये प्लान था 5 साल के लिए। ठीक है, इस प्लान के अंदर क्या चीज उन्होंने सोचा था करने के लिए उनका, कि इसमें करवाया गया था फोर्स एग्रीकल्चर, कलेक्टिवलाइजेशन एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन।
दो प्लान थे, मतलब दो बातें थी। एक तो हम एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन करेंगे और दूसरा था हमारा इंडस्ट्रियल, रूरल इंडस्ट्रियल, मतलब हम गांव में भी इंडस्ट्री स्थापित कर देंगे और एग्रीकल्चर को हम कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिलकर खेती करेंगे। ठीक है, तो दो पे फोकस किया, एग्रीकल्चर को बढ़ाना और इंडस्ट्री को हर जगह लगाना। एम क्या था, देखो एम, इनका लक्ष्य क्या था, ट्रांसफॉर्म एग्रीगेरियन इकोनॉमी इन मॉडर्न इकोनॉमी। जो उनकी इकोनॉमी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी ना, उसको मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, वो भी कैसे, रैपिड इंडस्ट्री, मतलब जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री खोलेंगे तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, शिफ्ट होते चले जाएंगे एग्रीकल्चर से कहाँ पहुँच जाएंगे हम, इंडस्ट्री के, मतलब मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी में मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडस्ट्री की। तो ये कुछ था, हुआ क्या, तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, इसलिए मैंने टुकड़ों में बना रखा है, बुक में तो पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है ना, तो मैंने कोशिश की टुकड़ों में। व्हाट हैपन, तो गांव में देखो, सबसे पहले देखते हैं रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया, कम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, मतलब एक साथ मिलकर खेती करनी है। तो कितने कम्यून सिस्टम उन्होंने बनाए थे, 26,000 लगभग, 1958 में 26,000 लगभग कम्यून सिस्टम हो चुके थे। ठीक है, अर्बन एरिया में क्या करा, ये तो गांव में क्या भाई, क्यों गांव, अर्बन एरिया में तो उन्होंने, गांव में तो उन्होंने कर दिया कि भाई खेती करनी है, सबको मिलकर खेती करनी है। ठीक है, अर्बन एरिया में क्या करा, अर्बन एरिया में उन्होंने क्या करा कि जितने ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते कर लो। ठीक है, इंडस्ट्री बढ़ाई और मेनली किसकी, स्टील की मिल थी, स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करी थी। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या निकल के आया, उसका इम्पैक्ट निकल के आया कि लगभग 30 से 35 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। किस वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, भूखमरी, एक्सक्यूशन की वजह से। ठीक है, वो मतलब उनकी सही से पोषक आहार नहीं मिल पा रहे थे, टॉर्चर हो रहा था, जबरदस्ती उनसे काम कराया था, फोर्स लेबर के, और सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन में जाके वो सुसाइड कर लेते। तो लगभग ऐसा, ये डाटा और भी ज़्यादा है, ये तो बुक में ये डाटा और भी ज़्यादा है, क्योंकि चाइनीज अपने डाटा कभी शो नहीं करता, ये डाटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ था, चिड़ी उड़ी की कहानी मैंने समझाई थी पहले, याद है ना, पेस्ट कंट्रोल वगैरह कर देता, इतना मैंने वो आना नहीं है, वो समझने के लिए था, तो मैंने ज़्यादा बातें लिखी नहीं है, बस काम की बातें लिखी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड उन्होंने क्या करा, सेकंड जो आपका इंट्रोडक्शन था या क्या कहते हैं, तो सेकंड जो उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए स्टडीज अपनाई थी, माओ जेडंग ने क्या करा था, GPC यानी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। हुआ क्या, जब इतनी डेथ हो गई थी तो इंटरनेशनल लेवल पर माओ की थोड़ी आलोचना होने लगी। तो माओ ने सोचा कि अब कुछ तरीका निकालना पड़े इससे ज़्यादा कि हमारे चाइना में या हमारे देश में ज़्यादा ये चिंगारी ना बढ़ के। तो उसने एक अपना एक समझ लो कि संस्कृति को लेकर, अपने कल्चर को लेकर एक प्रोग्राम चालू कर दिया। ये था 1966 से 76। इन्होंने क्या करा, इसमें क्या था, इसका एम क्या था, वीड आउट पीपल हु अपोज टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब ऐसे लोगों को भगाया जाए जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है, कम्युनिस्ट वाली विचारधारा है, उसको जो उसके जो खिलाफ जाते हैं। इसके लिए माओ ने एक बुक निकाली थी, कोटेशन फ्रॉम चेयरमैन। ये माओ ने बुक निकाली थी, रेड बुक भी बोलते हैं, लाल कलर की बुक थी, और बुक सबको बंटवा दी थी, मेनली स्टूडेंट्स कॉलेज में, और उनको मतलब ऐसे स्पीच दी थी कि उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया, कि उनको ये बता दिया कि हमारे देश के बारे में ये लोग झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है। तो इन्होंने क्या करा, उस समय फ्रांस से, रशिया से कुछ लोग आए थे चाइना के अंदर, जो वहाँ की इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे, लेकिन माओ ने उन सबको स्टूडेंट और टीचर के थ्रू, वहाँ के जो थे उनके थ्रू उनको मरवा दिया और भगवा दिया। ठीक है, बेसिकली ये था कि वो माओ चाहता था कि जो इतनी कमियां हुई जिस वजह से लोग मरे ना, उसके बारे में लोग मेरे ऊपर आरोप ना लगाएं, इस वजह से उसने ऐसा करा, कल्चर को लेके बढ़ावा कर दिया। तो GLF में, GPC में था। एंड रिफॉर्म्स इसके बाद आता है कि जब ये भी फ्लॉप हो गया, तो उसके बाद अब लगा, फ्लॉप क्या हो गया, इसके बाद जो माओ की डेथ हो गई, ठीक, मर गया माओ, अब किसी और के पास गवर्नमेंट चली गई, अब लगा कि भाई चाइना के अंदर कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा, ऐसा काम होगा नहीं। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है रिफॉर्म्स। ठीक है, डेवलपमेंट स्टडीज में ये यहाँ से होता है रिफॉर्म्स, सुधार, दोबारा से रिफॉर्म्स बनाए गए, यानी दोबारा से सोच विचार किया गया अब क्या करना है। तो 1978 में रिफॉर्म्स किए गए, और रिफॉर्म्स करने के भी स्टेजेस तय किए गए, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो फर्स्ट फेज में, यानी इनिशियल फेज में क्या करा, सबसे पहले एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड,
विदेशी व्यापार और इन्वेस्टमेंट सेक्टर यानी निवेश, इन पर रिफॉर्म्स किए गए। एग्रीकल्चर में क्या करा, एग्रीकल्चर में ही करा कि भाई जितने भी हमारे कम्यून थे उनको ख़त्म करके उनको शॉर्ट लैंड में डिवाइड कर दिया गया, और जितने भी फार्मर्स हैं उनको बोला गया कि तुम इस पर खेती कर सकते हो, ये लैंड तुम्हारी इंडिविजुअल हो चुकी है, लेकिन तुम्हें एक टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ऑनरशिप नहीं मिलेगी, तुम मालिक नहीं हो, जमीन होगी सरकार की, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम है ना, आइडियोलॉजी वही चल रही है अभी भी। कम्युनिस्ट सिस्टम का मतलब ही होता है, कम्युनिज्म का मतलब ही होता है कि गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ रहेगा, आप यूज करो, लेकिन उसका ऑनर आप नहीं, उसके मालिक आप नहीं सकते, मालिक रहेंगे सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने बोला इसके अंदर एग्रीकल्चर में कि भाई तुम यूज करो खेत, लेकिन उससे टैक्स हमें दोगे, लेकिन तुम ऑनर नहीं हो। 99 साल के लीज पे दे दिया, जितने साल के दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट का ही रहेगा, ऑनरशिप गवर्नमेंट की ही रहेगी। ठीक है। सेकंड फेज में क्या रिफॉर्म्स किया, सेकंड फेज आया इंडस्ट्री को लेकर कि इंडस्ट्री सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए। किस तरीके के रिफॉर्म्स किए गए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिवाइड कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे, इन्वॉल्व करो पब्लिक, फिर वही प्राइवेट सेक्टर आओगे, तुम करो, तुम तो जमीनें लो, सब कुछ लो, लेकिन तुम मालिक नहीं हो। ठीक है, तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम से नहीं होगी, जैसे इंडिया में होता है ना, खरीद सकते ले सकते हो नाम अपने को, ऐसा नहीं होता। चाइना में अभी भी ऐसा नहीं है, चाइना गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ रहता है, तुम वहाँ पे काम करो, लेकिन सारी चीज़ वो भी क्या है, गवर्नमेंट के अंडर रहती है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा जो है स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने, फोर्थ ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल मतलब दो प्राइस डिसाइड किए, दो कीमतें तय की गई। ठीक है। पहली कीमतें क्या कि भाई ऐसे गुड्स जो फार्मर्स और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं, उनकी कीमतें सरकार तय करेगी, वो कीमतें डिसाइड करेगी सरकार है, क्योंकि फार्मर्स के लिए लेना बहुत मुश्किल होता है, और इंडस्ट्री को करना बढ़ाना है, तो अगर इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट नहीं देखेगी तो उसका मतलब हो सकता है प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल के आइटम्स होंगे, उसके जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। इसके अलावा बाकी प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस पे डिसाइड होगा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे होगा। ठीक है। केवल और केवल एग्रीकल्चर वाले और जो भी जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री हो रही है, उसके इससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है। ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इस्टेब्लिश किए गए, ये बनाया गया। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कि एरिया होता है जो जिसके लिए गवर्नमेंट इनवाइट करती है कि इसको तुम्हें डेवलप करना है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, कोई आउटसाइड से कोई भी कंट्री आके इसको डेवलप कर सकती है। हम इतने टाइम के लिए आपसे कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे, बस आपको इसको डेवलप करना है। ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जेड ये बनाए गए। इसका मेन मुद्दा ये था कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से पैसा आएगा, तो उससे भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो माओ ने इंट्रोड्यूस देखनी है हमें। क्या है, पाकिस्तानी ग्रोथ स्टडी। चलो शुरू करते हैं। पाकिस्तान वही इंडिपेंडेंस से मिली 1947 में। पाकिस्तान ने जो इकॉनमी अपनाई वो थी मिक्स इकॉनमी, यानी जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन हैगा। इंट्रोड्यूस क्या उसने स्टडी इंट्रोड्यूस करी, वो टैरिफ का मतलब पता है क्या, टैक्स। वो टैक्स लेके आए। वो टैक्स बेसिकली इसलिए लाए थे कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स होंगे, मतलब ऐसे गुड्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, वो चाहते थे कि इनको सुरक्षा, इनको प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन किस चीज़ से मिले कि बाहर से फॉरेन कंपनी आएगी और वो सस्ते दामों में चीज़ें बना के दे देगी, तो हमारी खुद की जो इंडस्ट्री है वो तो डूब जाएगी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने टैक्स लगा रखा है, टैक्स बढ़ा रखा है बेसिकली। ठीक, इंडिया ने भी कहता है, वैसे तो बाद में चेंज करा। वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। किस लिए लाए, अपने प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स, अपने खुद अनाजों के लिए। प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का मतलब अनाज के लिए बढ़ाने के लिए वो लाए थे। ठीक है। जैसे फूड ग्रेन्स में मतलब जनरली क्या, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, ठीक है, पल्सेस हो गई, इन सबको इंक्रीज करने के लिए वो लाए थे ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया भी लाया था। वेजिटेबल्स भी हो गई इसके अंदर, सब्जियां भी हो गई इनके लिए। फिर 1970s में वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को उन्होंने थोड़ा ग्रोथ करा कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री लगाएंगे, लाइक मतलब स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, हैवी, बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज के लिए बोला कि हैवी इंडस्ट्रीज को थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है। अब जब बात नहीं बनी, पाकिस्तान को लगा यार नहीं, कुछ नहीं हो रहा,
अब कुछ करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करें। 1988 में करा प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर भी आए और अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो दो चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद एक चीज़ और ये हटके है, ठीक है, ये इस पर रिफॉर्म्स में नहीं है, ये है कि जो पाकिस्तान को ना एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। किस चीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट है? उनको ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है वेस्टर्न कंट्रीज से, कि पाकिस्तान को भी पूरे नेशन में माना जाता है, तो उनको वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट मिलती है। और कुछ ऐसे जो मिडिल कंट्रीज होती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, वो भी उनको पैसा देता है रेमिटांस के रूप में, दान के रूप में। वहाँ पे रहने वाले जो एमिग्रेंट्स है ना, उनके मतलब जो यहाँ से जाके वहाँ पे सऊदी वगैरह में या कुवैत वगैरह में रहते हैं लोग, वो भी उनको पाकिस्तान को चंदे के रूप में पैसा देता है, जैसे ईद वगैरह पे वहाँ से बहुत बड़ा आता है। तो ये भी बेनिफिट है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। तो ये कुछ स्टडीज़ थी। इंडिया के बारे में जानते तो इंडिया की स्टडीज़ के बारे में नहीं दिया गया है, मेनली इनके बारे में पाकिस्तान और चाइना की स्टडीज़ के बारे में दिया है। अब यहाँ शुरू होगा तुम्हें थोड़े से इंडिकेटर जाना बहुत जरूरी। इंडिकेटर क्या होते हैं? निर्देश, कि किन किन चीज़ों के अकॉर्डिंग तुम्हें आगे कंपैरिजन करना है। तो उन निर्देशों को, उन इंडिकेटर को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया है। बेसिकली तुम्हें इस बुक के अंदर तुम्हें टेबल की फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने कोशिश करी है टेबल तो कैसे भी आएगी, टेबल के अकॉर्डिंग तुम्हें तो एक्सप्लेन करना ही है। ये क्वेश्चन तो 100% टेबल वाला आना ही आना है। आपको एक तालिका दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्सप्लेन करना है, पर किस चीज़ों में एक्सप्लेन करना है मैंने वो कोशिश करी है कि वो चीज़ें मैं लिख दूँ, ताकि इसी में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। जैसे डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, तो हमारी बुक में भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर हम देखोगे, डेमोग्राफिक इंडिकेटर दे रखा है, जनांकीय ऐसा समथिंग कुछ हिंदी में लिखा हुआ। तो किस किस चीज़ों में उन्होंने जब इसको एक्सप्लेन करा होगा ना, तो किस किस चीज़ों में एक्सप्लेन करा होगा उस पर ध्यान दो। पहले होगा पॉपुलेशन वाइज तुम एक्सप्लेन करोगे, वहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा, टेबल के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि चाइना की पॉपुलेशन ये है, और जनरली चाइना की पॉपुलेशन ही हाईएस्ट लेवल पे दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो जो डाटा दिए होंगे ना, वो डाटा तुम्हें किसी ना किसी ईयर के दिए होंगे, 2011 के, 2016, किसी भी ईयर के दिए होंगे। तो उन डाटा के अकॉर्डिंग तुम्हें उसको बस लिखना है। तो मैंने उस चीज़ को लिख दिया, बस यहाँ पे मैंने डाटा नहीं करा, एक्सप्लेन नहीं करा, बस तुम डाटा वहाँ पे तुम्हें बस तुम्हें फिल करना है। जैसे पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल। पाकिस्तान तीनों कंट्री में सबसे छोटा है, लगभग 1/10 है चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन का, यानी 1/10 वाइज तक, इतना छोटा है, फिर भी इतना उछलता रहता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है। होते नहीं छोटे बच्चे लड़ते रहते हैं, उछल उछल के मारते हैं, वही पाकिस्तान है। जियोग्राफिकली वाइज, एरिया वाइज बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट, तीनों में सबसे बड़ा है। उसके बाद डेंसिटी वाइज बात करें, मतलब डेंसिटी में जानते हो ना, डेंसिटी की 1 पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं स्क्वायर मीटर में, तो उसमें क्या है, लोवेस्ट चाइना में सबसे कम है, मतलब चाइना में सबसे कम लोग रहते हैं, सबसे हाईएस्ट इंडिया में है। हाईएस्ट लिखा मैंने, थोड़ी बेइज्जती नहीं करवानी इंडिया की, ज़्यादा बेइज्जती होगी वैसे तो। ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अगर ग्रोथ की बात करें तो हाईएस्ट इन पाकिस्तान की आबादी कम है, तो पाकिस्तान सोच रहा है कि हम ज़्यादा अपनी आबादी बढ़ाएंगे तो चाइना से टक्कर ले लेंगे, पागल, ठीक है। इंडिया और चाइना के हिसाब से सबसे कम आबादी है उसके अंदर। सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात देखें तो उसमें क्या, तीनों में सबसे कम है। अब तो इंडिया के बराबर हो गया, अब तो बढ़ गया कि हम मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उनके बराबर, तो इंडिया का ज़्यादा हो गया, महिला ज़्यादा हो गई है, पुरुष कम हो गए। ये पता चला कहाँ पर है। फर्टिलिटी रेट, मतलब इसका मतलब होता है कि कितनी माँ जन्म देने के बाद मर जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे कम चाइना में और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। कि पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो डेथ रेट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली ना। अर्बनाइजेशन, इसमें इंडिया की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। सबसे ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान में, इंडिया में सबसे कम 2% लोग अभी तक, 2% लोग, ज़्यादा से बढ़ के 4% हो गया होगा, ये तो नहीं 2 का 50 हो गया होगा। अभी भी इतने % लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, बस 4% मतलब शहरों में रहते हैं, बाकी 90% मान लो। मैं 10% की बात करूं तो 90% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, इतने सालों के बाद, 76 साल के बाद भी। तो बहुत बड़ा ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, कमी है, ठीक है। तो एक पहला इंडिकेटर ऐसे है, हमें मतलब इस तरीके से हमें थोड़ी सी कंपेरिजन करनी पड़ेगी। थोड़ी मैंने कंपेरिजन दे रखी है। टेबल होगा तो टेबल के अकॉर्डिंग बस तुम्हें ये सारे पॉइंट ही देखने, तुम समझ जाओगे भाई क्या पॉपुलेशन वाइज क्या है, जोग्राफिकल वाइज एरिया वाइज क्या है, डेंसिटी वाइज क्या है, जनसंख्या घनत्ववाद, और ग्रोथ पॉपुलेशन में किसकी ज़्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है, लिंग अनुपात किसका ज़्यादा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फर्टिलिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, सेक्स जितना कम होगा, जितना ज़्यादा होगा अच्छा होगा,
अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा अच्छा होगा, ग्रोथ रेट जितनी कम होगी अच्छी होगी, डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी, एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा होगा, पॉपुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा हो वो कंट्री। तो ऐसे तुम्हें समझना है, ऐसे तुम्हें लिखना है। एंड लास्ट जो है इंडिकेटर, लास्ट नहीं सॉरी इसके बाद भी आएगा ये जीडीपी एंड सेक्टर्स, जीडीपी को लेकर इसमें थोड़ा सा हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत वैसे घुमा फिरा के लिखा हुआ है तरीके, तो मैंने बहुत कोशिश करी अच्छे से लिखने की। देखो जीडीपी में देखो पहले कि चाइना जो है सेकंड लार्ज जीडीपी है, दूसरे नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली यूएसए, ठीक है। कोशिश करना इसकी जो जीडीपी करंट जीडीपी वो याद रखना, क्योंकि ये जीडीपी का हम पता होता है ना कितने परसेंट, तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा भी, जिसकी जरूरत थी मैंने लिखा। बाकी तो मैं तो अगर टेबल आएगी इसकी भी तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, जहाँ तक है इन दोनों के लिए टेबल आती है उसके अकॉर्डिंग तो मैं संभालना है, ठीक है। तो चाइना क्या है, सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, लगभग 9.4 ट्रिलियन। ये डाटा पता कब का है, डाटा है 2013 का है, 2013 के अकॉर्डिंग, बहुत पुराना डाटा है, क्या कर सकते हैं, तुम इसलिए बोल रहा हूँ कोई एक डाटा याद रख लेना 2017-16 को जो भी तुम्हें हो। इंडिया कितना है वो भी जो डॉलर में 1.877 ट्रिलियन, कुछ ही इकॉनमी है जो ट्रिलियन में पहुंच चुकी है, इंडिया भी उसमें है। पाकिस्तान बहुत पीछे हमसे 32.2 बिलियन है, ठीक है, बहुत पीछे। अब बात करें एवरेज ग्रोथ रेट की, बात करें किसकी ग्रोथ की रेट की बात हो रही है, वही जीडीपी में ग्रोथ रेट की बात करें तो चाइना में ग्रोथ रेट हो रही 9.5%। ये 2011 के अकॉर्डिंग डाटा भाई साहब, बहुत पुराना डाटा ले रखा है मैंने भी यार, 2011 के अकॉर्डिंग बात हो रही है, 10 साल। चाइना में 9.5%, इंडिया में 5.8% और पाक में 4%। मतलब ये जीडीपी ग्रोथ रेट का ग्रोथ रेट हम हर ईयर बाई ईयर चेक करते हैं किस हिसाब से ग्रोथ रेट हो रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब कितने काम करने वाले लोग लगे हुए हैं, वर्कफोर्स कितनी है हमारी, ठीक है, काम करने वाली जनसंख्या कितनी है। तो देखो एग्रीकल्चर की पहले बात ली मैंने, खेत कृषि में, तो चाइना में ना 37% लोग, मतलब पूरी जनसंख्या का 30% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज है, मतलब खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। लेकिन उनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कितना योगदान है, हमारा ओनली मात्र 9%, चाइना में बहुत कम है। इंडिया में 43% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, लेकिन कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीडीपी के अंदर, 14%। पाक में क्या 49% जुड़े हुए हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं, 25%। तो इससे थोड़ा सा हमें निष्कर्ष निकालना है कि पाकिस्तान के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के अंदर और 25%, चाइना बस कितना 6% का डिफरेंस है। पर ये देखो उस हिसाब से इंडिया तो बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है, चाइना में तो बहुत कम है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ध्यान दे नहीं रहा चाइना, ना इंडिया दे रही, ज़्यादातर पाकिस्तान ही दे रहा अभी है। चलो अब ऐसे ही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन सेक्टर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखते हैं किसका है, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर, 3 सेक्टर है ना, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी दे रहा है, जीडीपी में योगदान दे रहा है, ठीक है। चाइना में कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री में बात हुई थी, इसलिए तो एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे। 53% कंट्रीब्यूशन है, योगदान है उसका चाइना के अंदर, चाइना की जीडीपी के अंदर किसका, मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब तभी तो हर चीज़ चाइना से आती है, इतनी सारी इंडस्ट्री, हर चीज़ की इंडस्ट्री और सस्ता, मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन, छोटा मोटा मास प्रोडक्शन, करोड़ों अरबों बना देते हैं लोग, अपने आप ही ऑटोमेटिक कॉस्ट कम हो जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया में क्या, सर्विस सेक्टर। पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हर जगह पे सर्विस ही मिलती है, कुछ भी करो सर्विस, ठीक है। सर्विस सेक्टर इंडिया और पाकिस्तान ज़्यादा है। तो इन दोनों के, ये दोनों सेक्टर जो है ज़्यादा हाईएस्ट जीडीपी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो योगदान है। अब बात करते हैं कि कौन सी सर्विस सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स लगी हुई है। अभी तो हमने एग्रीकल्चर देख लिया, चाइना के अंदर 12% लोग लगे हैं, किसमें, सर्विस सेक्टर में, सबसे कम, कि सब तो इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। उनका कितना योगदान है, 37%। देख लो कितनी शर्म की बात है, चाइना में केवल 12% लगे हैं सर्विस में, लेकिन 37% कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 3 गुना कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में 17% और बराबर ही है, क्या फायदा। पाकिस्तान में 27%, ये तो हमसे और क्या गुजरा है, 35%, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम्हें सोचना है कि देखो, अगर तुम निष्कर्ष निकालो तो तुम देखोगे चाइना के अंदर मेनली फोकस किस पे किया जा रहा है, इंडस्ट्री पे, ठीक है, ज़्यादातर मेनली फोकस इंडस्ट्री पे किया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान में मेनली फोकस किस चीज़ के ऊपर है, सर्विस सेक्टर के ऊपर, ठीक है। वो आता है तो आप उससे कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में
कुछ नया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये इंडिकेटर इतने मेन है ना कि इसी से कंपैरिजन होता है, मेनली कंपैरिजन इसी से ही है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो बनेगी जिसके अंदर शॉर्ट वर्ड, जैसे पीपीपी क्या होता है, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी क्या, जो इस चैप्टर के वन वर्ड के जो की टर्म्स है वो मैं बता दूंगा वही 5 मिनट में, तो वो देख लेना और चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 10 मार्क्स तक का चैप्टर आता है, नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ठीक है। ये जो डाटा मैंने लिया है ना, ये डाटा मैंने लिया है 2018 का, हो सकता है आपकी बुक में 2016 का हो, किसी का भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमको बस कंपैरिजन करना है। तो उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप देखो कि जो तीनों डाटा है उसको मैच करना और उसमें कौन बेटर था वो देखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है एसडीआई, सबसे पहला इंडिकेटर है एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वैल्यू में मान आप लेते हैं, तो इसे वैल्यू में देखिए तो इंडिया की जो वैल्यू है एसडीआई में 0.647 है, चाइना की जो है वो क्या, वो है आपकी 0.758 और पाकिस्तान की 560। इसमें अगर देखिए तो कौन टॉप पे ज्यादा, चाइना। इसमें एसडीआई जितना ज्यादा होगा ना वो ज्यादा बेस्ट होता है, तो चाइना की सबसे ज्यादा है, तो ये चाइना सबसे ऊपर है अभी, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे भी साथ साथ हम कंपेरिजन कर सकते हैं। उसके बाद रैंक, अगर रैंक को देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट एसडीआई में रैंकिंग। अच्छा, एसडीआई होती क्या है? एसडीआई का मतलब ही होता है, समझ लो जैसे पूरे देश की अगर हम तरक्की देखें या देश के बारे में देखें, कोई कंट्री इकोनॉमी में कितना अच्छा है तो हम उसकी जीडीपी देखते हैं। तो ठीक वैसे ही जो एसडीआई है ना, एसडीआई मतलब उस देश में रहने वाले लोगों के बारे में बताता है कि उस देश में जो लोग हैं उनको कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, वो देश अपने लोगों के बारे में कितनी अच्छी तरह से उनको यूज कर रहा है या उनके ऊपर कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो जितना एसडीआई बेटर होगा ना वो कंट्री इंटरनली उतनी अच्छी होती है। तो वही चीज देखी जा रही है, ठीक है। रैंक वाइज देखें तो चाइना कितने नंबर पर है? 85। जितना कम रैंक उतना कंट्री वो टॉप करता है, अच्छा है। तो चाइना इसमें भी नंबर 1 पे आ रहा है अभी इन तीनों कंट्री में, ठीक है। पाकिस्तान 152 और इंडिया गया 129, ठीक है। ये शायद और भी गिर चुका है, देख लेंगे और भी गिर चुका है, करंटली चेक कर लेना गूगल पे, और भी कर है, मतलब इंडिया का रैंक और थोड़ा गिर चुका है एसडीआई में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या, यह है ईयर में, YR ईयर से, यानी कि जो उनकी जीवन प्रत्याशा दर जो है हिंदी में, यानी कि एक एवरेज इंसान बाय बर्थ से, ये जो बाय बर्थ है जन्म से, बाय बर्थ से कितना वो जी सकता है, उसकी जीवन यानी उसकी मृत्यु कब तक होगी, वो एवरेज लाइफ कह सकते हो। तो चाइना में क्या है 76, इसमें सबसे ज्यादा। इंडिया सेकंड नंबर पर है 69 और पाकिस्तान 67। इसमें भी चाइना टॉप पर चल रहा है, मतलब वहां पे एवरेज जो लाइफ है 76 होती है लोगों की, एवरेज। इसके बाद है एवरेज या मीन, बुकों में मीन भी हो सकता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। और ये जो बात हो रही है ना स्कूलिंग की बात जो हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं परसेंटेज जो है वो अबव 15 ईयर्स, मतलब 15 साल से जो बच्चे हैं, कितने स्कूल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी परसेंटेज। चाइना में तो सबसे ज्यादा 7.9% लोग स्कूल जाते हैं, मतलब 15 साल के बाद भी जा रहे हैं। जनरली क्या होता है, मीनिंग क्या कि स्टार्टिंग में तो स्कूल जाते ही जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि 8वीं क्लास के बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं मेनली। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा जो 15 एबव के बाद जो एज में सबसे ज्यादा है चाइना में 7.9%, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पाकिस्तान, इसमें भी चाइना ने टॉप कर लिया, ठीक है। जीडीपी, पीपीपी क्या होता है बताऊंगा, परचेज, ये होती है एक रेशियो होता है, इसको हम डॉलर में नापते हैं कि उसकी परचेज पैरिटी प्राइस क्या होता है, हम वो देखेंगे, इसको मैं बताऊंगा इसके, ठीक है, शॉर्ट वीडियो आएगा इसका। जीडीपी समझ लो, जीडीपी आप जानते हैं, जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम क्या है वो देखनी है जी। इसमें जो हाईएस्ट होगा वो अच्छा माना जाएगा। इसमें भी चाइना सबसे ज्यादा है, 18,236 है। सेकंड नंबर पे इंडिया 7,700 लगभग, और 5,500 लगभग पाकिस्तान, ठीक है। इसमें भी चाइना सब में टॉप में। इसके बाद है पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कितने लोग गरीबी रेखा से, निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और हम इसके अंदर जो लेके चले ना 310 और डे पीपी, इसके बारे में बात करेंगे। अभी समझ लो कि पॉवर्टी लाइन लोग कितने रहते हैं, परसेंटेज में ही है 37, ठीक है, 32, 44, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, चाइना में सबसे कम, यानी जो जितना कम होगा वो बेहतर होगा, तो चाइना इसमें भी टॉप कर रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, शॉर्ट में बोलते हैं उसको IMR, ठीक है।
यानी कि 1000 बच्चों में एक साल के अंदर जो जन्म लेते हैं और कितने बच्चे मर जाते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो उसमें देखो लिख भी दिया मैंने 1000 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। तो 1000 में चाइना में सबसे कम बच्चे मर रहे हैं 7, आज बेटर है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाई है और इंडिया में 30 यानी कम, यानी इसमें भी चाइना बेटर है। सेकंड नंबर में भी इंडिया अपोजिशन लेके बैठा हुआ है, सही है। अब आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि महिलाएं, मतलब जन्म के बाद कितनी महिलाएं मर जाती हैं, वो है हमने लिया 1 लाख के अंदर। 1 लाख के अंदर होता है 1 लाख जन्म देने के बाद कितनी महिलाएं मर जाती हैं। तो इसमें है मृत्यु प्राप्त करती चाइना में सबसे कम, उसके बाद पाकिस्तान में थोड़ा सा कम, इंडिया में सबसे ज्यादा, यानी इंडिया इसमें 3rd नंबर पे आ गया, ठीक है। इसमें पाकिस्तान से आगे चला गया है, कोई बात नहीं, बहुत चीजों में हम आगे हैं। पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब होता है अच्छी सुविधाएं, इंप्रूव सैनिटेशन मतलब अच्छी चीजें जहां मिलती है, मतलब अच्छी सैनिटेशन का मतलब सफाई अच्छी हो, ठीक है, शौचालय अच्छा हो, नालियां अच्छी हो, इनको सैनिटेशन बोलते हैं। तो कितना अच्छा टॉयलेट फैसिलिटी जनरली मान लो कहां सबसे बेटर है, सबसे परसेंटेज में सबसे बढ़िया चाइना में है, पाकिस्तान में उससे ज्यादा बेटर है और इंडिया में सबसे कम, मतलब इसमें भी पाकिस्तान हमसे आगे है सैनिटेशन में। और क्योंकि वहां पे क्योंकि ज्यादा कहते हैं वो पहाड़ी इलाका है तो वहां पे अच्छा वाटर सप्लाई अच्छी मिलती है। इसके बाद है अंडर न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन, मतलब कुपोषण के जिनको मतलब पूरा खाना नहीं मिल पाता, उनको अपनी पूरी डाइट नहीं मिल पाती, वो उनकी परसेंटेज क्या है। उसमें देखो सबसे कम चाइना है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, इंडिया 3rd नंबर पे, ठीक है। ये मैंने टॉप 10 लिए, इसके अलावा और भी होते हैं, यानी कि बस यही है, और भी हम ले सकते हैं, और भी होते हैं, बट मेनली जो टॉप 10 है ये, इनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगर किसी भी चीज का तुम देख लो, ये किसी कंट्री का ये निकाल लो तो तुम खुद ही पहचान जाओगे कि कोर कंट्री कितना बेटर है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट इंडिकेटर था। अब हम करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन तुम समझ सकोगे, मेनली कंपैरिजन, फिर भी मैंने लिख दिया कंपैरिजन कि तीनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। पहले बात करता हूं अपनी इंडिया की बात। इंडिया परफॉर्म मॉडरेटली, मतलब ना तो ज्यादा अच्छा कर रहा है ना ही बहुत बेकार है, मतलब बीच में ठीक ठाक, ठीक है। क्या क्या चीज ठीक ठाक बातें हैं वो पॉइंट मैंने लिख दिए कि मेजोरिटी पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, मतलब आज भी इतने सालों के बाद भी, इतनी आजादी के बाद भी अभी भी बहुत ऐसी जनसंख्या है जो किस पे मेजोरिटी, मतलब अधिकतम संख्या जो है वो किस पे, एग्रीकल्चर पर अभी भी निर्भर करती है मेनली जनसंख्या, ठीक है। मेजोरिटी पीपल जो है वो एग्रीकल्चर पर ही है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मैनी कंट्रीज, लैकिंग मतलब कम, डाउन, मतलब बहुत ऐसे शहर हैं, बहुत ऐसी कंट्रीज है, ऐसी जगह पर हैं, ठीक है। कंट्रीज ना लिखे, सॉरी, यहां पे हमें लिखना चाहिए मैनी स्टेट्स लिखना चाहिए, कंट्रीज, तो इंडिया ऑलरेडी कंट्री ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी भी बहुत ऐसे राज्यों में अभी तक बना नहीं है, यानी सुधार नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपका सब कुछ आता है ना, स्कूल, कॉलेज, रोड्स, ये सब आते हैं मेन, तो वो अभी भी उसमें भी सुधार करना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि 22% पॉपुलेशन जो है अभी भी इंडिया के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहती है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रहती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, आप मुझे बताना इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज और इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितने रुपए का कोई इंसान कमाए इंडिया के अंदर तो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं होता, और कितने क्या कैलोरी होती है, कितना खाना उनको मिल जाए, कैलोरी कितनी हो तो पॉवर्टी लाइन में नहीं होता, ठीक है। ये देख लेना, इंडिया के अंदर भी 22% जो लोग हैं वो अभी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो कुछ पॉइंट थे, इंडिया परफॉर्म कर रहा है मॉडरेटली। अब बात करें पाकिस्तान, फिर बात करेंगे चाइना। चाइना तो बेस्ट है ही, पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है बहुत पुअरली, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे। क्यों, क्या पॉइंट्स है, वजह क्या है, रीजंस क्या है, वो भी जान लेते हैं। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी, मतलब वहां पे जो उनकी जो पॉलिटिक्स है, यानी कि वहां की जो राजनीति है उनमें अस्थिरता बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत है, ठीक है। कभी देखते हो पीएम, कभी आज से कोई पीएम 5 साल कंप्लीट कर ही नहीं पाता, 3-4 साल में फिर तख्ता पलट जाता है, आती है आर्मी और वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है वहां की परफॉर्मेंस, वहां की जीडीपी ना बेटर होने के लिए। वोलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वोलेटाइल परफॉर्मेंस मतलब वोलेटाइल मतलब तो वो भी उतार चढ़ाव, कभी बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है क्योंकि बरसात है, कहीं बहुत कम बरसात होती है, तो वहां पे इसलिए एग्रीकल्चर इतना बेस्ट नहीं है वहां का। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटांस, हाँ ये क्या है कि ज्यादा करना, कल हमने एक वीडियो में मैंने बताया भी था रेमिटांस को लेकर, नहीं है तो एक बार दोबारा देखना।
रेमिटांस मतलब ये बाहर से जो पैसा मिलता है गल्फ कंट्री से, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। सऊदी, कुवैत, जितने भी इराक, ईरान, जितने मुस्लिम कंट्रीज है ना, ज्यादातर उनको फंडिंग करते हैं, ठीक है, उन पे ज्यादा डिपेंड है पाकिस्तान। और इसी तरीके से डिपेंड है वो फॉरेन लोन्स पर, जो विदेशों से जो लोन मिलता है, विदेशी ऋण पे बहुत डिपेंड है फॉरेन लोन्स के ऊपर, इस पे बहुत ज्यादा अधिक निर्भरता है। तो इन सब पॉइंट की वजह से ना कि पाकिस्तान की जीडीपी इतनी अच्छी नहीं, इतनी बेटर नहीं हो पा रही है। चाइना के सब पॉइंट जितने लिखे कमी लिखे हैं, बहुत अच्छे, हर चीजों में परफॉर्म बेटर है उसका, इसलिए लिख दिया चाइना परफॉर्म द बेस्ट अमंग देम। इन दोनों में से सबसे ज्यादा यही चाइना बेस्ट है। क्या क्या किन किन चीजों पे बेस्ट है, देखो सबसे पहला मेन पॉइंट तो मैंने ऊपर लिख दिया कि चाइना की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। इनफैक्ट उनकी गरीबी भी उनके देश के अंदर, ऐसा नहीं गरीब नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या गरीब तो होगी, उसके बावजूद वो सक्सेस अपनी जो लेवल ऑफ ग्रोथ को उन्होंने इतना ऊंचा उठा लिया है विद द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, मतलब पॉवर्टी यानी गरीबी का निपटारा करते हुए, एलिवेशन मतलब निपटारा करना, उसको हटाते हुए गरीबी को हटा भी रहे और साथ साथ वो तरक्की भी करें, तो दोनों चीज में बेटर है, दोनों तरफ ध्यान दे रहे हैं। ह्यूज मार्केट मैकेनिज्म मतलब वो क्या है, मार्केट मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे कि जो मार्केट में क्या चीज चल रही है उन सबको देखते हैं, उनको नोटिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट करते हैं एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अपने समाज के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जैसे कुछ भी चल रहा तो वो मास प्रोडक्शन के थ्रू उसको बना के तैयार करते हैं, इस चीज में बहुत आगे चाइना। इसके अलावा एंश्योर्ड मतलब सुरक्षा, एंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन द रूरल एरिया, और गांव में भी, ऐसा नहीं कि केवल अर्बन एरियाज में, गांव के इलाकों में भी देखें तो उनको पूरी सिक्योरिटी मिल रखी है, अच्छी तरीके से उनको सुरक्षा दे रखी है, अच्छे से दे सकते हैं। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टीवेट लैंड्स, और उन्होंने क्या कर रखा है, पहले था ना कलेक्टिवलाइजेशन था, पिछली वीडियो में हमने देखा जीएलएफ वाले प्रोसेस में था ना कलेक्टिवलाइजेशन, वो एग्रीकल्चर थी, अब वो हटा दिया है, अब इंडिविजुअल कर दिया है, आप इंडिविजुअल कल्टीवेट कर सकते हो बट ऑनरशिप गवर्नमेंट पे रहेगी, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब समाज का इतना अच्छा कल्याण किया है, यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेटर कर दिया चाइना के अंदर, जिससे उनका जो एसडीआई जो हमने पढ़ा, ये एसडीआई बहुत इंप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसने चाइना को बेस्ट परफॉर्म करा है, ठीक है, ये सब आप पढ़ लो, इसके थ्रू ये आंसर दे पाओगे। ये मेन चीज है, मेन जो आपको देखना है ना वो ये 3 इंडिकेटर है, वो बाकी आपको टेबल आएगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा क्या परफॉर्मेंस होगी, टेबल के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। बस एक बार देख लो, नोट कर लो, खत्म।